हेलो बच्चों, असीत सर के डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके लास्ट क्लास में हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर समझे थे। आज कुछ और बातें कोशिका के बारे में बताएंगे, जो पुनः बता रहे हैं कि ये 7 क्लास और 9 क्लास दोनों में है और ये मैट्रिक क्लास तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे विश्व के प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने विकासवाद का प्रतिपादन किया था, विकासवाद, एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का विकास कैसे हुआ, उनका कहना है कि जीव छोटे स्तर से, मतलब छोटे जीवों से बड़े जीव विकसित होकर के अलग अलग जातियों का निर्माण हुआ, ऑर्गेनिज्म बना, उसमें जटिलता आती गई और नई नई जातियां बनती गई। तो शुरू के क्रम में जो भी जीव थे वो बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही छोटे और अविकसित थे और अभी भी वो हैं, जहाँ पर वो हैं, जिस जगह पर वो वही हैं, उसी से विकसित होकर के अन्य जटिल एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीवों का विकास हुआ। ये जो जीव हैं वो जीव विशेष प्रकार के कोशिकाओं से बने हैं, सभी जीव, ये बात हमने पहले भी बताई थी। तो जो छोटे और अविकसित जीव हैं उसके आधार पर, और बड़े जीव हैं उसके आधार पर हम उन जीवों की कोशिकाओं को दो भाग में बांटते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इस बात को जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो बहुत ही सरल कोशिका है, प्रिमिटिव कोशिका है, जो शुरुआत में उसकी रचना हुई। इसके पहले हम बताए थे कि कोशिका का निर्माण कुछ विशेष प्रकार के अणुओं के विशेष संगठन से हुआ है, जो एक विशेष प्रकार की संरचना तैयार करता है, जिसको जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो शुरुआती दौर में जो भी वह प्रोटोप्लाज्म बने और जो कोशिका का निर्माण हुआ वो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका है यानी बहुत छोटा कोशिका। कोशिका में भी अलग अलग तरह का आकृति और शेप, आकार में भी अंतर है। तो यहाँ हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटा होता है। तो इसका यदि हम लोग डिफरेंस करें तो पहला है आकार में, छोटा। कितना छोटा? कोशिका को नापने के लिए एक विशेष प्रकार का यूनिट है जिसको माइक्रोन कहा जाता है। तो ये 1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के बीच होता है, या 1 माइक्रो न्यूटन से कैसे 10 म्यूएम के बीच की जो कोशिका है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। दूसरा है ये जो कोशिका है आकार में अपेक्षाकृत बड़ी होगी। कितना? तो 5 म्यूएम से 100 म्यूएम के बीच, 5 म्यूएम से 100 म्यूएम के बीच। ये हम लोग जानेंगे 1 म्यूएम बराबर क्या होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। मतलब कि 1/10⁻⁶ यानी
1 बाय यहाँ पर 0 लगाते जाएंगे 6, तो 1 मीटर को उतना हम लोग छोटा टुकड़ा करेंगे तो वो 1 माइक्रोमीटर होगा और वही कोशिका का आकार होगा। तो यहाँ पर देखें 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर म्यूएम के बीच है। दूसरा, आकार में अपेक्षाकृत बड़ी होती है यूकैरियोटिक कोशिका जो 5 म्यूएम से 100 म्यूएम के बीच होती है। दूसरा, इसमें हम यदि अंतर स्पष्ट करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका अल्प विकसित कोशिका है। अल्प विकसित कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है। यानी कोशिका में जो भी होना चाहिए, जितने भी ऑर्गेनल्स होना चाहिए, बताए थे कोशिका के अंदर में, कोशिका द्रव्य में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, अंगक होते हैं। वे सारे अंगक इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं, विकसित होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यहाँ कोशिका का ही विकसित मतलब विकास कम हुआ है, यानी ये अल्प विकसित कोशिका है। तीसरा नंबर में जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है। यहाँ हम इस बात की चर्चा की थी, कोई भी कोशिका है, उस कोशिका के अंदर में एक उसका कंट्रोल रूम होता है जिसको केंद्रक या न्यूक्लियस कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस अविकसित होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर बाहर जो है, वो न्यूक्लियस के बाहर में एक झिल्ली होता है, मेम्ब्रेन होता है, वह इसमें नहीं पाया जाता है, जिसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है या केंद्रक झिल्ली। यहाँ लिखेंगे कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है। यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली से केंद्रक घिरी हुई होती है। यूकैरियोटिक कोशिका। चौथा देखेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में और क्या होता है, यूकैरियोटिक में उससे अलग होता है। तो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर में जो कोशिका द्रव्य होते हैं उसमें कोशिका या अंगक भी अनुपस्थित होता है। कोशिका ऑर्गेनल्स क्या है, सभी कोशिका उपस्थित एवं कार्यरत होता है। जितने तरह के कोशिकांग हैं इसके अंदर में राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा जितने भी और हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे कोशिकांग इसमें उपस्थित तो होता ही है, वह कार्यरत रहता है, मतलब वो वेल डेवलप्ड और फंक्शन के पोजीशन में होता है। जबकि इसमें कोशिकांग अनुपस्थित ही रहता है। एक आध कोशिकांग कहीं कहीं पर होता है, लेकिन वह विशेष तरह से ये कार्य भी नहीं कर पाता है। इसके अलावा इसमें देखेंगे ये प्रिमिटिव है, बहुत ही छोटा और शुरुआती दौर का कोशिका है। तो इसमें जो जनन की क्रिया होती है, एक चीज़ बताएं कि
सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है जनन, जो अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। तो ये कोशिका अपने जीव जैसे जीव की कैसे उत्पत्ति कर सकता है? तो ये कोशिका क्या करता है, अपने आप को दो भाग में बांट लेता है और इस तरह से एक नया अनुजात कोशिका बन जाता है। इसको सेल डिवीजन कहते हैं, कोशिका विभाजन कहा जाता है, कोशिका विभाजन। तो इसमें किसी भी कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। हमारे शरीर के कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में वृद्धि होती है। हमारे शरीर की वृद्धि तभी होती है जब कोशिका में विभाजन होगा, यानी कोशिका बढ़ करके अलग होगा और उसमें वृद्धि होगा। उस वृद्धि के कारण हमारे शरीर की वृद्धि होती है। ये जो कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, बहुत ही अल्प विकसित, कम विकसित होता है। ये मुश्किल से मुकुलन विधि द्वारा ही ये कोशिका विभाजन कर सकता है। यानी कोशिका विभाजन मुकुलन विधि द्वारा। यहाँ बता दें कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका में कई तरह के विभाजन होता है। इसमें तो किस तरह के विभाजन होता है? कुछ कोशिकाओं में मुकुलन विधि द्वारा भी होता है, यूकैरियोटिक में भी, लेकिन इसमें सिर्फ मुकुलन विधि द्वारा। यूकैरियोटिक कोशिका में मुकुलन विधि द्वारा, द्विखंडन विधि द्वारा, खंडन विधि द्वारा, इसके अलावे हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन में और भी कई तरह के देखे थे, कायिक प्रवर्धन के बारे में जाने थे। लेकिन इसमें दो जो मुख्यतः सेल डिवीजन होता है, जिसको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ये दोनों विभाजन इसमें बहुत विकसित रूप से होता है। तो इसको कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, और दूसरा अर्धसूत्री कोशिका मियोसिस सेल डिवीजन। तो ये दोनों तरह का सेल डिवीजन ये कर सकता है यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री विधि द्वारा होता है। ये चीज जाने में हम लोग कि समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन क्या है। हमारे शरीर में जो कायिक कोशिका है, हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, जिसमें एक कायिक कोशिका है, शरीर में के अंगों में जो कोशिका है, जो काम करता है हमारे शरीर के विभिन्न अंग में, जिसमें इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन यानी बाह्य अंग और आंतरिक अंग, उसमें जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है। ये कायिक कोशिका समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा विभाजित होती है और हमारे शरीर में वृद्धि होता है। दूसरी प्रकार की कोशिका जो है उसको जर्म सेल कहते हैं, उसको जनन कोशिका कहा जाता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा विभाजन होता है, अर्धसूत्री मियोसिस सेल डिवीजन। यहाँ समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कोशिका के अंदर में कोशिका के केंद्रक में स्थित क्रोमोसोम, जिसको क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के आधार पर ये विभाजन होता है। जब गुणसूत्र आधा विभाजित होकर के प्रत्येक कोशिका में वह पूर्णतः होकर के वह समान रूप से गुणसूत्र की संख्या होती है, तो उसको समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। और जब अर्धसूत्री यानी जर्म सेल में यानी जनन कोशिका में जो विभाजन होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी आधी हो जाती है और प्रत्येक अलग कोशिका में आधा ही रह जाता है। जैसे मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होता है। तो जब कोशिका विभाजन होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, तो प्रत्येक कोशिका में 46 में 23 और 23 यहाँ पर
गुणसूत्र की संख्या होगा, जबकि यहाँ पर 46 जो है ये 46 जो गुणसूत्र है वो समान रूप से सभी कोशिका में होगा, तो ये समसूत्री कोशिका विभाजन है। तो इस तरह से यूकेरियोटिक कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विधि द्वारा कोशिका विभाजन होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुकुलन विधि द्वारा कोशिका विभाजन होता है। ये हम जाने कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो किस जीव में पाया जाता है, चींटी में या उस मक्खी में या तो अमीबा में? नहीं, अमीबा में भी यूकेरियोटिक सेल ही होता है, यूकेरियोटिक कोशिका ही होता है। उससे भी छोटा और उससे भी अविकसित जीव जैसे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बहुत अविकसित जीव है जो शुरू में वह पृथ्वी पर आया था और वहीं पर रह गया, लेकिन वह उसका जो कुछ भाग है या कुछ जीव है उसमें कुछ जटिलता आते गया और उस जटिलता के कारण एक नया स्पेसीज बना लिया, जाति बना लिया और नई जाति का विकास हुआ। पुनः उस जाति में कुछ और भी जटिलता आते गया, वह वहीं पर रह गया और उसकी जो संतान है आगे जाकर के एक दूसरी जाति का निर्माण किया। इस तरह से जातियों का निर्माण होते गया और जीवों में जटिलता आते गया और नए नए जातियों का विकास होते गया। ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था विकासवाद के सिद्धांत में। यहाँ हम लोग जाने प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। जैसे बहुत सारे वायरस हैं जो इस तरह के हैं विषाणु, तो उसमें प्राय ये प्रोकैरियोटिक कोशिका ही उसमें पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा है, इसके अलावा उस और भी बहुत है प्रोटोप्लाज्म जो बहुत ही कम विकसित रहता है, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है, जबकि बाकी सभी जितने भी जीव हैं तो सब में यूकैरियोटिक कोशिका ही पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पूर्णतः यूकैरियोटिक कोशिका ही होती है। बाकी अन्य जितने भी चौपाया जानवर हैं, पक्षी है, रेप्टाइल्स है, सरीसृप है, उससे नीचे में जो है या उसमें जितने भी इंसेक्ट हैं, कीट वर्ग के जो जीव हैं, वो सब में यूकैरियोटिक कोशिका होता है। तो इस तरह से हम जाने आज कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या है। केंद्रक झिल्ली बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जो केंद्रक के चारों ओर उसको घेर के रखता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मुख्यतः यदि हम 5 पॉइंट याद रखते हैं तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसमें है इस केंद्रक के अंदर में केंद्रिका पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये न्यूक्लियोलस भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका पूरी तरह से विकसित होता है और उसके अंदर में केंद्रक द्रव्य पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जबकि इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म अनुपस्थित रहता है। तो आज इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। थैंक्स।